एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे विल्सन डिजीज़ के बारे में। विल्सन डिजीज़ ही बायोकेमिस्ट्री के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर और फार्माकोलॉजी तीनों के अंदर पढ़ा जाता है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो अपन जब कॉपर का जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाता है तब वहाँ पे पढ़ा जाता है विल्सन डिजीज़ के बारे में। और जो फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जब एनीमिया पढ़ा जाता है, जो ड्रग्स से जो रिलेटेड होता है ब्लड से, वहाँ पे पढ़ा जाता है। और जो पैथो की अगर बात की जाए तो पैथो के अंदर जो आयरन मेटाबॉलिज्म है उस आयरन मेटाबॉलिज्म के अंदर जनरली पढ़ा जाता है। तो विल्सन डिजीज़ बोले या हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन के बारे में बोले, बात एक ही है। हेपेटो का मतलब होता है लिवर और लेंटिकुलर जो न्यूक्लियस है ये हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर होता है और बेसल गैंग्लिया भी हमारे ब्रेन के अंदर। तो जब लीवर और जब बेसल गैंग्लिया है उसका जब डिजनरेशन हो जाता है जिसके कारण विल्सन डिजीज़ हो जाता है। इसके लिए एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है विल्सन डिजीज़ के लिए कि ये जो विल्सन डिजीज़ है ये एक इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल की अगर बात की जाए तो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके अंदर एक्स वाई होता है और ऑटोसोमल वो होता है जो एक्स वाई के अलावा जितने रहते हैं वो एक ऑटोसोमल है। और उसके बाद में ये है कि अगर मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीन के लेवल पे ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब हमें जीन के लेवल पे बात करनी पड़ेगी, ऑटोसोमल है। अब जीन के लेवल पे बात करनी पड़ेगी तो अब जो जीन है वो जीन कहाँ होती है, जीन हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर जीन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है तो जो अब जो जीन है, जीन बोले या फिर ऐसा बोले कि डीएनए, और डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए प्रोटीन बनेगा, और जो प्रोटीन्स है वो एक एंजाइम्स हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। और जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट तरह की जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है और उनमें कहने का मतलब उनमें इन्वॉल्वमेंट होगा और उनसे रेगुलेट करेगा। तो जो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर बाइंडिंग जो है ये एक तरह का अब ये जाहिर सी बात है कि जीन क्या है, एक तरह का डीएनए, तो डीएनए से क्या प्रोटीन बनेगा। तो एक जो प्रोटीन है कॉपर बाइंडिंग पी टाइप एटीपेज, ये एक तरह का प्रोटीन है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको अपन अगर शॉर्ट फॉर्म में की अगर बात की जाए तो इसको अपन एटीपी सेविंग भी प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये कॉपर एक्सक्रेशन की लिए रिक्वायरमेंट होता है इस प्रोटीन की। जब बाइल्स के थ्रू कॉपर का जब एक्सक्रेशन होता है तब ये इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट। अब कहने का मतलब ये क्या है, ये तो नॉर्मल केस के अंदर चलता है, बट जब विल्सन डिजीज हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है इस प्रोटीन के अंदर। ये जो कॉपर बाइंडिंग पी टाइप का एटीपीज है ना, इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक म्यूटेशन हो जाता है। और जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपर बाइंडिंग पी प्रोटीन है ये एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी वजह से जो बाइल्स के थ्रू जो कॉपर एक्सक्रीट हो रहा था वो भी नहीं होगा आपकी बात। और जब बाइल्स के थ्रू कॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बट इसकी वजह से हुआ क्या कि जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया। और कॉपर वैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह डिपॉजिट हो जाता है, बट पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो वो हमारे लिवर, हमारे ब्रेन और हमारी आई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और जो हमारी लिवर के अंदर जो डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से अपन ने कहा कि विल्सन डिजीज है ये हिपेटोलेंटिफॉर्म, इसके अंदर लिवर और जो बेसल गैंग्लिया है ये डिजनरेशन होता है इसका। तो इसकी वजह से जो हिपेटो जो लिवर है वो हिपेटो इसके सेलुलर जो हिपेटो सेलुलर जो सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे लिवर के अंदर। और जो ब्रेन की अगर बात की जाए तो लेंटिकुलर न्यूक्लियाई डिजनरेट होंगे तो इसके अंदर। और ये जो लेंटिकुलर न्यूक्लियाई भी कहाँ होते हैं, हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो ब्रेन के अंदर क्या है कि जो बेसल गैंग्लिया है वे बेसल गैंग्लिया है डिजनरेट हो जाएंगे। और इसके अंदर भी जो लेंटिकुलर है उनका डिजनरेशन हो जाता है। और जिसकी वजह से जो कहने का मतलब बहुत सारे तरह के जो न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो हो जाते हैं। और आई की अगर बात की जाए तो आई के अंदर एक तरह की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो रिंग कौन सी, एक तरह का ग्रीन गोल्डन पिगमेंट की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और वो कॉर्निया के अराउंड में हो जाता है। और जिसको अपन बोलते हैं एक स्पेशल नाम है उसका, उसका जो नाम है वो है एक काइशर फ्लेशर रिंग, करेक्ट। और जो काइशर फ्लेशर रिंग है
ये MCQ में भी पूछ लेते हैं जनरली, पीजी के अंदर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है इसका। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। अब जब जाहिर सी बात है कि जो कॉपर डिपॉजिट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी कारण जो एक कॉपर की टॉक्सिसिटी भी होगी, और जब कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी जिसके कारण 3 तरह की कंडीशन होगी, वो बता देता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी और जो कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी जिसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, और जो ब्लू ग्रीन डिस्कलराइजेशन हो जाएगी हमारी स्लाइवा। और जो नेक्स्ट है कि जब कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ गया जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ता है जिसकी वजह से कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ गया हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि कॉपर का कंसंट्रेशन क्या कम करेंगे, कम करना चाहेंगे। तो जब कॉपर का कंसंट्रेशन कम करना चाहेंगे तो जिसके लिए हम एक क्लीटिंग एजेंट देते हैं, और जो क्लीटिंग एजेंट है ये हम एक पेनिसिलेमाइन क्लीटिंग एजेंट देते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉपर क्लीटिंग प्रॉपर्टी शो करता है पेनिसिलेमाइन। और ये क्या है कि जो एक स्ट्रॉन्ग क्लीटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जब अपन पढ़ते हैं, जब 12th क्लास की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा जाता है, तो ये जो क्लीटिंग एजेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जनरली, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो है एक एपोसेरुलोप्लाज्मिन, और वो क्या है एक तरह का कॉपर के साथ बाइंड हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, करेक्ट, जब कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जो केस की अगर बात की जाए तो जब विल्सन डिजीज हो जाता है तो इसके अंदर जब कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये जो एपोसेरुलोप्लाज्मिन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं ये कॉपर के साथ बाइंड नहीं होता, ये इसको इनिबिट कर देता है विल्सन डिजीज के अंदर। और जब ये इसके साथ बाइंड ही नहीं होगा तो सेरुलोप्लाज्मिन भी नहीं बनेगा, और सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटी करवा देता है वो सारी की सारी उन पर अफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। तो अब जब नॉर्मल हमारी बॉडी है उसके अंदर अगर कॉपर का कंसंट्रेशन नॉर्मल वे में है तब तो ये जो एपोसेरुलोप्लाज्मिन है कॉपर के साथ बाइंड हो जाता है और एक सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन कर देता है। बट विल्सन डिजीज के केस के अंदर कॉपर का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है ना, जिसके कारण ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता, और जिसके कारण ये एक सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और जब सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता जिसके कारण ये जो एक्टिविटी इफेक्ट करता है उस पर जो ये एक्टिविटी करता है उस पर सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो सेरुलोप्लाज्मिन है कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स हैं और ये एक प्रोटीन्स हैं, और इसको एक फेरो ऑक्सीडेज भी बोला जाता है। और फेरो मतलब Fe+2, आयरन है Fe+2 स्टेट में यहाँ पे, और Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, यहाँ +2 से +3 में हो रहा है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। फिर ये जो Fe+3 है ये एक ट्रांसफेरेटिन है, इस पे जाके बाइंड हो जाता है, और ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे ट्रांसफेरिन का, इस पे जाके 2 मॉलिक्यूल्स है आयरन के, वो एक तरह का इस पे जाके बाइंड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक ट्रांसफेरेटिन है उस ट्रांसफेरिन स्ट्रक्चर पे, मतलब ट्रांसफेरिन पे दो आयरन के 2 मोल्स हैं वो आपस में बाइंड होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने विल्सन डिजीज के बारे में देखा, और विल्सन डिजीज के बारे में देखा, और ये तीनों जगह बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो जब अपन कॉपर का मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाता है तब उसके जो डिजीज है वहाँ पे दे रखा है, और जब फार्मेकोलॉजी के अंदर जब एनीमिया पढ़ते हैं और जो ड्रग से रिलेटेड हैं जो ब्लड्स हैं वहाँ पे पढ़ा जाता है, और पैथो के अंदर जब आयरन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। और अगर फार्मेकोलॉजी की अगर बात की जाए तो हमारी जो बुक है सेकेंड ईयर की उसके अंदर लास्ट में दे रखा है जो ये विल्सन डिजीज और बुक के अंदर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउर, और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे विल्सन डिजीज़ के बारे में। विल्सन डिजीज़ ही बायोकेमिस्ट्री के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर और फार्माकोलॉजी तीनों के अंदर पढ़ा जाता है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो अपन जब कॉपर का जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाता है तब वहाँ पे पढ़ा जाता है विल्सन डिजीज़ के बारे में। और जो फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जब एनीमिया पढ़ा जाता है, जो ड्रग्स से जो रिलेटेड होता है ब्लड से, वहाँ पे पढ़ा जाता है। और जो
पैथो की अगर बात की जाए तो पैथो के अंदर जो आयरन मेटाबॉलिज्म है उस आयरन मेटाबॉलिज्म के अंदर जनरली पढ़ा जाता है। तो विल्सन डिजीज बोले या हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन के बारे में बोले, बात एक ही है। हेपेटो का मतलब होता है लिवर और लेंटिकुलर जो न्यूक्लियस है ये हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर होता है और बेसल गैंग्लिया भी हमारे ब्रेन के अंदर। तो जब लीवर और जब बेसल गैंग्लिया है उसका जब डिजनरेशन हो जाता है जिसके कारण विल्सन डिजीज हो जाता है। इसके लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है विल्सन डिजीज के लिए कि ये जो विल्सन डिजीज है ये एक इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल की अगर बात की जाए तो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके अंदर एक्स वाई होता है और ऑटोसोमल वो होता है जो एक्स वाई के अलावा जितने रहते हैं वो एक ऑटोसोमल है। और उसके बाद में ये है कि अगर मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीन के लेवल पे ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब हमें जीन के लेवल पे बात करनी पड़ेगी, ऑटोसोमल है। अब जीन के लेवल पे बात करनी पड़ेगी तो अब जो जीन है वो जीन कहाँ होती है, जीन हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर जीन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है तो जो अब जो जीन है, जीन बोले या फिर ऐसा बोले कि डीएनए, और डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए प्रोटीन बनेगा, और जो प्रोटीन्स है वो एक एंजाइम्स हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। और जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट तरह की जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है और उनमें कहने का मतलब उनमें इन्वॉल्वमेंट होगा और उनसे रेगुलेट करेगा। तो जो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर बाइंडिंग जो है ये एक तरह का अब ये जाहिर सी बात है कि जीन क्या है, एक तरह का डीएनए, तो डीएनए से क्या प्रोटीन बनेगा। तो एक जो प्रोटीन है कॉपर बाइंडिंग पी टाइप एटीपेज, ये एक तरह का प्रोटीन है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में की अगर बात की जाए तो इसको अपन एटीपी सेविंग भी प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये कॉपर एक्सक्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है इस प्रोटीन की। जब बाइल्स के थ्रू कॉपर का जब एक्सक्रेशन होता है तब ये इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट। अब कहने का मतलब ये क्या है, ये तो नॉर्मल केस के अंदर चलता है, बट जब विल्सन डिजीज हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है इस प्रोटीन के अंदर। ये जो कॉपर बाइंडिंग पी टाइप का एटीपीज है ना, इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक म्यूटेशन हो जाता है। और जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपर बाइंडिंग पी प्रोटीन है ये एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी वजह से जो बाइल्स के थ्रू जो कॉपर एक्सक्रीट हो रहा था वो भी नहीं होगा आपकी बात। और जब बाइल्स के थ्रू कॉपर एक्सक्रीट तो नहीं हो रहा, बट इसकी वजह से हुआ क्या कि जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया। और कॉपर वैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह डिपॉजिट हो जाता है, बट पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो वो हमारे लिवर, हमारे ब्रेन और हमारी आई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और जो हमारी लिवर के अंदर जो डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से अपन ने कहा कि विल्सन डिजीज है ये हिपेटोलेंटिफोम, इसके अंदर लिवर और जो बेसल गैंग्लिया है ये डिजनरेशन होता है इसका। तो इसकी वजह से जो हिपेटो जो लिवर है वो हिपेटो इसके सेलुलर जो हिपेटो सेलुलर जो सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे लिवर के अंदर। और जो ब्रेन की अगर बात की जाए तो लेंटिकुलर न्यूक्लियाई डिजनरेट होंगे तो इसके अंदर। और ये जो लेंटिकुलर न्यूक्लियाई भी कहाँ होते हैं, हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो ब्रेन के अंदर क्या है कि जो बेसल गैंग्लिया है वे बेसल गैंग्लिया है डिजनरेट हो जाएंगे। और इसके अंदर भी जो लेंटिकुलर है उनका डिजनरेशन हो जाता है। और जिसकी वजह से जो कहने का मतलब बहुत सारे तरह के जो न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो हो जाते हैं। और आई की अगर बात की जाए तो आई के अंदर एक तरह की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो रिंग कौन सी, एक तरह का ग्रीन गोल्डन पिगमेंट की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और वो कॉर्निया के अराउंड में हो जाता है। और जिसको अपन बोलते हैं एक स्पेशल नाम है उसका, उसका जो नाम है वो है एक काइशर फ्लेशर रिंग, करेक्ट। और जो काइशर फ्लेशर रिंग है ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं जनरली, पीजी के अंदर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है इसका। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। अब जब जाहिर सी बात है कि जो कॉपर डिपॉजिट हो गया हमारी बॉडी के अंदर जिसकी कारण जो एक कॉपर की टॉक्सिसिटी भी होगी। और जब कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी जिसके कारण 3 तरह की कंडीशन होगी वो बता देता हूँ आपको। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी और जो कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी जिसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा
और जो ब्लू ग्रीन डिस्कलराइजेशन हो जाएगी हमारी सलाइवा। और जो नेक्स्ट है कि जब कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ गया जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ गया हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि कॉपर का कंसंट्रेशन क्या कम करेंगे, कम करना चाहेंगे। तो जब कॉपर का कंसंट्रेशन कम करना चाहेंगे तो जिसके लिए हम एक क्लीटिंग एजेंट देते हैं, और जो क्लीटिंग एजेंट है ये हम एक पेनिसिलेमाइन क्लीटिंग एजेंट देते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉपर क्लीटिंग प्रॉपर्टी शो करता है पेनिसिलेमाइन। और ये क्या है कि जो एक स्ट्रॉन्ग क्लीटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जब अपन पढ़ते हैं, जब 12th क्लास की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा जाता है, तो ये जो क्लीटिंग एजेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जनरली, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो है एक एपोसेरुलोप्लाज्मिन, और वो क्या है एक तरह का कॉपर के साथ बाइंड हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, करेक्ट, जब कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जो केस की अगर बात की जाए तो जब विल्सन डिजीज हो जाता है तो इसके अंदर जब कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये जो एपोसेरुलोप्लाज्मिन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं ये कॉपर के साथ बाइंड नहीं होता, ये इसको इनिबिट कर देता है विल्सन डिजीज के अंदर। और जब ये इसके साथ बाइंड ही नहीं होगा तो सेरुलोप्लाज्मिन भी नहीं बनेगा, और सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटी करवा देता है वो सारी की सारी उन पे अफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। तो अब जब नॉर्मल हमारी बॉडी है उसके अंदर अगर कॉपर का कंसंट्रेशन नॉर्मल वे में है तब तो ये जो एपोसेरुलोप्लाज्मिन है कॉपर के साथ बाइंड हो जाता है और एक सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन कर देता है। बट विल्सन डिजीज के केस के अंदर कॉपर का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है ना, जिसके कारण ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता, और जिसके कारण ये एक सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और जब सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता जिसके कारण ये जो एक्टिविटी इफेक्ट करता है उस पर जो एक्टिविटी करता है उस पर सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो सेरुलोप्लाज्मिन है कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स हैं और ये एक प्रोटीन्स हैं, और इसको एक फेरो ऑक्सीडेज भी बोला जाता है। और फेरो मतलब Fe+2, आयरन है Fe+2 स्टेट में यहाँ पे, और Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, यहाँ +2 से +3 में हो रहा है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। फिर ये जो Fe+3 है ये एक ट्रांसफेरेटिन है, इस पे जाके बाइंड हो जाता है, और ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे ट्रांसफेरिन का, इस पे जाके दो मोलिक्यूल्स हैं आयरन के, वो एक तरह का इस पे जाके बाइंड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक ट्रांसफेरेटिन है उस ट्रांसफेरिन स्ट्रक्चर पे, मतलब ट्रांसफेरिन पे दो आयरन के दो मोल से वो आपस में बाइंड होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने विल्सन डिजीज के बारे में देखा, और विल्सन डिजीज के बारे में देखा, और ये तीनों जगह बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो जब अपन कॉपर का मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाता है तब उसके जो डिजीज है वहाँ पे दे रखा है। और जब फार्माकोलॉजी के अंदर जब एनीमिया पढ़ते हैं और जो ड्रग से रिलेटेड हैं जो ब्लड्स हैं उन वहाँ पे पढ़ा जाता है, और पैथो के अंदर जब आयरन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। और अगर फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो हमारी जो बुक है सेकेंड ईयर की उसके अंदर लास्ट में दे रखा है जो ये विल्सन डिजीज और बुक के अंदर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।